हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन संरक्षण आंदोलन। तो हम उन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो वन को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए वक्त वक्त पर हुए हैं। लेकिन हम आज केवल चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हम और भी आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ चिपको आंदोलन पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या है चिपको आंदोलन। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये जो था, ये चिपको आंदोलन का मुख्य वाक्य था। याद रखिएगा, ये चिपको आंदोलन का मुख्य वाक्य था। अब हुआ कहाँ था ये आंदोलन? तो ये हुआ था उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। इस आंदोलन को सफल और ऐतिहासिक किसने बनाया था? तो वो उनमें प्रमुख जो भाग लिया था वो महिलाओं ने लिया था। और इस आंदोलन को महिलाओं का सफल आंदोलन भी कहा जाता है। और ये महिलाओं को इसको सफल आंदोलन कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। अब देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, क्या था उनका आंदोलन? जंगल व जंगल में उगने वाली अमूल्य वन संपत्ति जो थी, जैसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, इनकी सुरक्षा करना, बिना नुकसान व विनाश का आकलन करे बगैर अंधाधुंध हो रही पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उन पर लगाम लगाना, ताकि आपका क्या है, हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण का संतुलन बना रह सके। और वनों से स्थानीय लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिलती रहे, जैसे पशुओं के लिए चारा, जलावन की लकड़ी, लघु उद्योगों को वनों से मिलने वाला कच्चा माल, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। अब देखिए, इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा? तो देखिए, इस आंदोलन में क्या हुआ था कि महिलाएं जो थी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ के चारों ओर लिपट कर गोल घेरा बना ली थी, ताकि जो जंगल काटने आए थे, जो पेड़ काटने आए थे, वो इसे न काट सके। तो क्या हुआ, जब वो पेड़ पे चिपक गई तो इसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन जो था वो प्रकृति, मानव और पर्यावरण के बीच के अनोखे संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, इसकी कहानी क्या है, यह चिपको आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या हुआ था कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों द्वारा चलाए गए आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो 1970 के दशक में हुई थी। लेकिन इससे पहले 1970 के ठीक इसी इलाके में अलकनंदा में आई भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे 5 बड़े पुल में बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे, जिसमें हजारों जानवर जो थे वो मर गए या तो फिर बाढ़ में बह गए थे। इसमें क्या हुआ था, इस बाढ़ में लाखों रुपए की लकड़ी और ईंधन का नुकसान हुआ। लगभग 400 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया था। और ऊपरी गंगा नहर के रेत व मिट्टी से भर जाने के कारण लगभग 9 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिस कारण सूखे के हालात पैदा हो गए। और इन जो 5 बड़े पुल डूब गए थे, उनमें जो बिजली का उत्पादन होता था, जो 48 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन हो रहा था, वो भी क्या हो गया? ठप हो गया। अब बाढ़ से हुए इस नुकसान को स्थानीय लोगों को वनों, पेड़ों व पर्यावरण का महत्व समझ में आ गया। भाई, जब पानी आप खेती नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि पेड़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। आंदोलन को धार देने में ब्रिटिश कालीन वन अधिनियम के प्रावधानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं या उनके लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल से वंचित कर दिया गया था। अब देखिए, उस समय क्या था, ब्रिटिश काल में कहना चाहिए कि ब्रिटिश क्या करते थे, सिर्फ अपना फायदा देखते थे। वो न तो जनता का भला चाहते थे, न ही उनको पर्यावरण से कोई लेना देना था। उन्हें तो बस
पैसा कमाना था, यहाँ से जो भी है लूट के ले जाना था। तो उन्हें ये पर्यावरण से और इन सब से कोई मतलब नहीं था। 1962 में गोपेश्वर चमेली के जिले के मुख्यालय में कुछ स्थानीय नवयुवकों ने दसौली ग्राम स्वराज्य संघ बनाया था, ताकि जंगलों से मिलने वाले कच्चे माल के उपयोग से लोगों को रोजगार मिल सके। तो देखिए ये क्या है कि जो चमोली जिले के मुख्यालय, यहाँ की जो कुछ नवयुवक होते हैं, इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज्य संघ बनाया था, ताकि जंगल से जो कच्चा माल मिलता है उससे उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इस संस्था में अंगू के पेड़ की लकड़ी के सामान बनाए जाते थे, जो उन्हें आसपास के जंगलों से आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन सन 1972 में उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने, तब उत्तराखंड नहीं बना था, तो ये उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश कहलाता था। ये याद रखिएगा, अंगू के पेड़ की लकड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी होती है। इस संस्थान ने को अंगू के पेड़ देने से मना कर दिया। इसके साथ ही क्या हुआ, भारत चीन की सीमा पर सुरक्षा के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, हरे भरे पेड़ों को काटा गया। देखिए सरकार ने उस समय क्या किया था, मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय सरकार ने पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जंगल का दोहन करते चले गए। तो उससे क्या हुआ कि पर्यावरण कम होता चला गया। इनको इससे कोई मतलब नहीं रहा कि हमारे जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमें वनोपज कहाँ से प्राप्त होगा और हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। इसके साथ ही जो वनों के उपज पर आधारित उद्योग धंधे थे या उनसे संबंधित जो रोजगार थे, वो लोगों को रोजगार खत्म हो जाएगा। इससे उनको कोई मतलब नहीं था, वो बस अपना काम करना है, वो काम करना है, सड़क का निर्माण करना है तो जंगल काट दो, मतलब वापस आप उगाने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं था। विकास की अंधी दौड़ के चक्कर में जंगल की सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया, जैसे सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजना को शुरू करते वक्त खनन का कार्य हो या पर्यटन को बढ़ावा देना, इस जो शुरू की गई योजनाओं को लागू करना। हर बार अंधाधुंध पेड़ों की क्या होती गई, कटाई होती चली गई और इसका कोई नुकसान का आंकलन भी नहीं किया जाता था कि हमें इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका खामियाजा कौन भुगतता था, वहाँ के स्थानीय लोग भुगतते थे। भाई जंगल काट दोगे तो पानी का कहाँ से क्या होगा, जो कटाव अगर होता था, जो भी सब कुछ है कहाँ से होगा, तो इसका नुकसान कौन भुगतता था, तो वहाँ के स्थानीय लोग भुगतते थे, सरकार को थोड़ी भुगतना पड़ता था। बाहरी ठेकेदारों व जंगल माफियाओं द्वारा अमूल्य वन संपत्ति का लगातार दोहन जो स्थानीय लोगों के रोष का कारण बना। तो ये इतने कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन हुआ। अब ये हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को तो अंगू के पेड़ देने से मना करना इस आंदोलन की शुरुआत की वजह बना, क्योंकि स्थानीय लोगों को तो अंगू के पेड़ देने से मना कर दिया। लेकिन साइमंड कंपनी इलाहाबाद को वन मंडल ने वन के अंगू के 2451 पेड़ काटने की इजाजत दे दी। 2451 पेड़ काटने की इजाजत दे दी। यह वन गोपेश्वर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। साइमंड कंपनी खेल से जुड़े सामानों को बनाती थी। तो देखिए आपको एक और मैं बता देती हूँ कि ये अंगू लकड़ी का क्या है, मेन चीज मैं आपको बता रही हूँ। जो खेल के सामान होते हैं जैसे क्रिकेट का बल्ला, ये सब किससे बनता है, तो ये अंगू की लकड़ी से बनता है। तो जो साइमंड कंपनी थी ये क्या खेल के सामान बनाती थी, इसके लिए उनको क्या चाहिए था, लकड़ी। तो इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन मंडल ने, इलाहाबाद के वन मंडल ने
साइमन कंपनी को पूरे 2451 पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। अब आप बताइए, इतना पेड़ कटता है तो पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। इसलिए सबसे मुख्य कारण तो यही हुआ। अब देखिए, अंगूर लकड़ी क्या होती है और उसके क्या गुण होते हैं। अंगूर की लकड़ी बेहद हल्की लेकिन अत्यधिक मजबूत होती है, जिस कारण किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए कई तरह के औजार इसी लकड़ी से बनाना पसंद करते थे। खासकर खेती के वक्त बैलों के कंधों पर जो रखा जाने वाला हल होता है वो इसी लकड़ी से बना जाता है, क्योंकि देखिए वजन में हल्का रहेगा तब तो बैल उसको आसानी से खींच सकेगा, क्योंकि यह बेहद हल्की होती है। पहाड़ के मौसम और जमीन के हिसाब से भी यह लकड़ी टिकाऊ होती है। अब देखिए, जो चिपको आंदोलन का केंद्र जो गांव था वो क्या था, तो चिपको आंदोलन का जननी बना रैनी गांव। कौन सा गांव? रैनी गांव, जो कि कौन सा है? चमोली जिला, जो ऋषि गंगा और गंगा के संगम पर बसा है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इसी क्षेत्र के 2451 पेड़ों को काटने की इजाजत ठेकेदारों को दे दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को गांव में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें लोगों को मानव जीवन व धरती को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों जंगलों की अहमियत समझाई गई। इसके बाद क्या हुआ, 15 मार्च को स्थानीय लोगों ने, 24 मार्च को विद्यार्थियों ने रैली निकालकर पेड़ों की कटाई का विरोध किया। लोगों ने एक दूसरे को जागरूक कर इस आंदोलन में शामिल किया। मतलब पहले उनको समझाया गया कि क्या हो रहा है, कैसे हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं और उससे हमको क्या नुकसान होगा। पहले उनको समझाया गया और फिर उनको जागरूक कर इस आंदोलन में शामिल किया गया और उसके बाद उन्होंने रैलियां वगैरह निकाली ताकि जंगलों को या पेड़ों की कटाई ना हो सके। देखो, सरकार ने दिखाई चालाकी पर काम न आई। अब क्या हुआ था, लोगों ने एकजुट हो गए थे, वह विशाल रैलियां निकालने लगे थे, जिसने क्या है सरकार की नींद उड़ा दी थी। तब सरकार ने दिखाई चालाकी। क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, एक और उसने लोगों को उनके भूमि अधिग्रहण जो सेना के लिए किया गया था का मुआवजा देने के लिए चमोली में बुलाया। ठीक है, जो सेना के लिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया था तो उनका मुआवजा देने के नाम से उन लोग को चमेली गांव बुला लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा गांव तो क्या हो गया, खाली हो गया। अब वहां बचे कौन? महिलाएं और बच्चे बचे। तो इन्होंने लगा कि ये जब सब वहां चले जाएंगे मुआवजा लेने, पीछे औरत बच्चे रहेंगे तो इनका विरोध कौन करेगा, तो हम आसानी से लकड़ियां मतलब पूरा जंगल काट लेंगे। और दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बुला लिया। देखिए, कुछ लोगों को तो वहाँ कहाँ बुला लिया, मुआवजा देने के लिए बुला लिया, और कुछ लोगों को कहाँ बुला लिया, आंदोलनकारियों को कि आओ भाई हम बात करते हैं, तो उनको कहाँ बुला लिया, गोपेश्वर में बुला लिया। अब क्या हुआ, पीछे जो ठेकेदार थे उन्होंने और जो वन अधिकारी थे वो क्या कहाँ पहुंच गए, वहां गांव में पहुंच गए जंगल काटने के लिए। अब बचा कौन गांव में? महिलाएं और बच्चे। लेकिन महिलाओं ने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी। इस वक्त गांव में सिर्फ महिलाएं थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 27 महिलाएं गौरा देवी किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया। वो बिना डर के पेड़ों से चिपक गई और खुलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो ठेकेदार थे वो तो पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं चला पाए। तो क्या हुआ, तो जो ठेकेदार और वन अधिकारी आए थे वो वापस चले गए। इस तरह 26 मार्च 1974 को यह हुआ कि यह आंदोलन का भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन था। तो ये भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जो कब हुआ था? 26 मार्च 1974 को। अब देखिए, महिलाओं ने क्या किया था कि सारे पेड़ के आगे खड़ी हो गई और बोले चलो पेड़ काटना है, पहले हमें काट दो फिर पेड़ काटना।
तो क्या वन अधिकारी महिला को काटते क्या? नहीं काटते ना। इसलिए अब वो क्या करते, तो चुपचाप चले गए। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल गया। सन 1972 से 1979 तक इस आंदोलन में लगभग 150 गांव जुड़ चुके थे। देखिए इसमें कितने लोग, कितना इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। 150 गांव जुड़ गए इसमें। अब देखिए इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति, एक तो हमने पढ़ा गौरा देवी, ठीक है। दूसरा देखिए सुंदरलाल बहुगुणा। ये आगे और भी जो हम पढ़ेंगे ना आंदोलन, उनमें इनका वर्णन आएगा क्योंकि ये प्रमुख रूप से थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख पर्यावरणविद थे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। और मैं आपको अभी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो घनश्याम सैलानी, धूम सिंह नेगी, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के अलावा जिन महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई वे हैं मीराबेन, विमला देवी, रूपसी देवी, वचनी देवी, हिमा देवी, महिमा देवी, गौरा देवी, गंगा देवी, इतवारी देवी और छामुन देवी आदि। तो ये प्रमुख थे। अब इनकी मांग क्या थी? तो इनकी मांग ये थी कि हिमालय वन क्षेत्र के हरे भरे पेड़ों व जंगलों की कटाई को 10-15 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। कितने साल? 10 से 15 साल स्थगित कर देना। हिमालय वन क्षेत्र में कम से कम 60% भूमि क्षेत्र में नए पेड़ लगाए जाए। ये तो भाई सही बात है कि पेड़ तो लगाना ही चाहिए। आप जंगल काट रहे हो तो पेड़ भी तो लगाओ। मृदा और जल संरक्षण करने वाले पेड़ों को ज्यादा लगाया जाए। ऐसे पौधे लगाए जाएं जो मृदा और जल का क्या करें? संरक्षण करें। स्थानीय लोगों को उनकी जरूरत का सामान बनाने के लिए जंगलों से कच्चा माल उपलब्ध हो। अब देखिए आंदोलन का निकला सुखद परिणाम। आंदोलन हुआ लेकिन इसका परिणाम भी अच्छा निकला। इस आंदोलन का सुखद परिणाम यह रहा कि लोगों की मांगों को जानते हुए 9 मई 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रमुख श्री वीरेंद्र कुमार थे। काफी अध्ययन के बाद समिति को गांव वालों की मांगे थी वो क्या लगी? जायज लगी। अक्टूबर 1976 में उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि 1200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में व्यावसायिक कटाई पर 10-15 वर्ष की रोक लगा दी जाए और साथ ही साथ इस क्षेत्र के वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। मतलब वो 60% का आपको जंगल लगाना है वो भी हो गया और 10-15 वर्ष के लिए रोक भी लगा दी गई। उत्तर प्रदेश ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया और 13,371 हेक्टेयर के वन क्षेत्र की कटाई भी रोक दी। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र था, 13,371 हेक्टेयर के वन क्षेत्र। राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण। देखिए अब इसका एक और बहुत अच्छा रिजल्ट क्या आया था कि चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि पहली बार राजनीतिज्ञों व विचारकों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का भी गठन हुआ। तो याद रखिएगा कि 1901 में वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ था। 1980 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्रों में और समुद्र तल से 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के लिए 15 वर्षों की रोक लगा दी थी। पूरे भारत में फैला चिपको आंदोलन। देखिए ये इसकी इतनी अच्छी उपलब्धि रही, एक तो कटाई रोक दी गई, दूसरा वन भी लगाने के लिए कहा गया और इसका असर ये हुआ कि ये पूरे भारत में फैल गया। ये शुरू कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, लेकिन फैला कहाँ? पूरे भारत में। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति को भी बनाने में सफल रहा। 1987 में आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा 1987 में आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया। सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्ष मित्र व गौरा देवी को चिपको वुमन की उपाधि से
सम्मान भी जाना जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गूगल ने 26 मार्च 2018 को यह भी की है चिपको आंदोलन की 45वीं सालगिरह पर डूडल बनाकर इसे आंदोलन को याद कर सम्मानित किया। देखिए ये भी का है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि गूगल ने 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की 45वीं सालगिरह पर डूडल बनाकर इस आंदोलन को याद कर सम्मानित किया। ठीक है, अभी ये मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ये चिपको आंदोलन से जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ये मैंने आपको दे दिया। अब हम आगे और भी बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे, जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं जो भारत में हुए थे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें, इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।